जय हिंद बच्चों, स्वागत है अपने इस YouTube चैनल पर। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए ज्योग्राफी यानी भूगोल का जो है पेपर लेकर आए हैं, मॉडल पेपर, जो 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस रहेगा और इसी प्रकार से दोस्तों जो है पेपर आएगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चनों को। देखो, ऐसे ही पेपर आएगा बच्चों। यहाँ बच्चे का अनुक्रम लिखना है, उसके बाद यहाँ नाम लिखना है, उसका मुद्रित पृष्ठों की संख्या जो है रहेगा, उसके बाद ये बच्चों संकेतांक रहेगा। कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए भूगोल, और ये बच्चों यूपी बोर्ड का पेपर है। तो पूर्णांक जो रहेगा बच्चों 70 नंबर का रहेगा और समय कितना मिलेगा, 3 घंटे 15 मिनट आप मिलेंगे। नोट में क्या रहेगा बच्चों, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। ये बातें हर एक पेपर में बच्चों रहता है। सभी प्रश्न बच्चों अनिवार्य रहेगा। तो चलिए, सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न रहेगा। सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न रहते हैं बच्चों जो एक एक नंबर का रहता है। बहुविकल्पी प्रश्नों की संख्या जो रहती है वो बच्चों जो है एक एक नंबर का रहता है। पहला क्वेश्चन बहुविकल्पी आपके सामने है। निम्नलिखित में से पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन है? निम्नलिखित में से पर्यावरणीय निश्चयवाद का प्रतिपादक कौन है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं बच्चों। इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सही जवाब बच्चों यहाँ पर ईसी सैंपुल, सही जवाब जो है ए हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन बच्चों, किस महाद्वीप का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? इसमें देखो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। किस महाद्वीप का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप। तो इस चारों में से सही जवाब जो है ये हो जाएगा यूरोप महाद्वीप। जो महाद्वीप होते हैं बच्चों उसमें काफ़ी देश आते हैं, जैसे यूरोप, एशिया। टोटल पृथ्वी पर कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप हैं टोटल पृथ्वी पर। तो किस महाद्वीप की जनसंख्या घनत्व है सर्वाधिक है? तो यूरोप महाद्वीप की जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। अगला क्वेश्चन है कि मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। लगातार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं सब क्वेश्चन दोस्तों, नौकरियों के एग्जाम पूछे जाते हैं। मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है? तो पाकिस्तान के अर्थशास्त्री हैं जिनका नाम है बच्चों डॉक्टर महबूब उल हक। कौन है बच्चों? डॉक्टर महबूब उल हक है। सही जवाब जो है बी हो जाएगा। ये जो है पाकिस्तान के एक अर्थशास्त्री हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में कहवा का सर्वाधिक उत्पादक देश निम्नलिखित में से कौन सा है? विश्व में कहवा का सर्वाधिक उत्पादक देश निम्नलिखित में से कौन सा है? तो बच्चों जो है सही जवाब जो है डी हो जाएगा, ब्राजील हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सी एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? पूंजीवाद, मिश्रित, समाजवाद, इनमें से कोई नहीं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? तो सही जवाब बच्चों जो है ए हो जाएगा, पूंजीवाद। क्या हो जाएगा? पूंजीवाद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी क्रियाकलाप चतुर्थ सेक्टर से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप चतुर्थ सेक्टर से संबंधित है? संगणक विनिर्माण, विश्वविद्यालय अध्यापन। सही जवाब बच्चों यहाँ बी हो जाएगा, विश्वविद्यालय अध्यापन। ठीक है भैया। देखो 4 ऑप्शन दिए हैं, कागज और मुजिल लुगदी, निर्माण, पुस्तकों का मुद्रण। सही जवाब बी हो जाएगा, विश्वविद्यालय अध्यापन। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग जो है। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन समय में वस्तुओं का व्यापार किस स्तर तक होता था? अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, प्राचीन समय में वस्तुओं का व्यापार किस स्तर तक होता था? स्थानीय स्तर, क्षेत्रीय स्तर, सामुदायिक स्तर, व्यापक स्तर। सही जवाब बच्चों ए हो जाएगा, स्थानीय स्तर हो जाएगा। सही जवाब ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो बच्चों वही उत्तर प्रदेश। अपना कई देशों को उत्तर प्रदेश बच्चों बहुत ज़्यादा जनसंख्या है, तो 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा 10 लाखी नगर नहीं है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा 10 लाखी नगर नहीं है, यानी जिसकी जनसंख्या 10 लाख से ज़्यादा नहीं है। देखो आगरा का भी है, लखनऊ का भी है, कानपुर का भी है, लेकिन बच्चों ये अलीगढ़ का नहीं है। ये 10 लाखी, यानी यहाँ 10 लाख ज़्यादा जनसंख्या नहीं है, लेकिन आगरा, कानपुर, लखनऊ में 10 लाख जनसंख्याएँ हैं। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? देखो बच्चों, क्रांति में होता है एकाएक परिवर्तन, एकाएक बदलाव लाना। जो क्रांति, हरित क्रांति हुई थी कृषि में हुई थी, जैसे गेहूँ, चावल, जौ, इन सब में ज़्यादा से ज़्यादा जो है पैदावार हुई थी। तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत जो है कब हुई थी? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। सही जवाब बच्चों यहाँ बी हो जाएगा, 1960 के दशक में। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत जो है कब हुई थी? 1960 के दशक में जो है हुई थी।
चलिए दोस्तों, ये थे बच्चों बहुविकल्पी प्रश्न जो एक एक नंबरी के थे। अब हम लोग अतिलघुत्तरीय प्रश्नों को जो है देखेंगे, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, अतिलघुत्तरीय प्रश्नों को जो है देखेंगे, जो है 2-2 नंबर का रहेगा। ये जो है 2-2 नंबर का बच्चों रहेगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने जा रहा है, भारत में ध्वनि प्रदूषण के 2 प्रमुख स्रोतों को बताइए। भारत में ध्वनि प्रदूषण, ध्वनि बच्चों जानते हो आप, जो लाउड स्पीकर से निकलती है, जो डीजे वगैरह जो बज रहा है, देखो इस समय आपको सुनाई देता हो क्योंकि लगन बहुत तेज़ी से चल रही है, लोग बाजा बजा रहे हैं, वही ध्वनि है। भारत में ध्वनि प्रदूषण के 2 प्रमुख स्रोतों को बताइए। तो उत्तर लिखेंगे, भारत में ध्वनि प्रदूषण के 2 प्रमुख स्रोत निम्नलिखित है। देखो ज्योग्राफी बहुत कठिन है, दिमाग से आप करेंगे तो बच्चों सब कर लेंगे। भारत में ध्वनि प्रदूषण के 2 प्रमुख स्रोत निम्नलिखित हैं। कौन कौन? नंबर 1, तीव्र चलित यानी तेजी से चलित मोटर वाहन, जो मोटर वाहन बहुत तेजी से जो है लोग चलाते हैं, देखो। नंबर 2, सामुदायिक गतिविधियों से जुड़े विभिन्न उत्सव संबंधी कार्यों से होने वाली असहज तथा असहनीय ध्वनि, जैसे डीजे बज रहा है, हाँ बहुत तेजी से लोग डीजे बजाते हैं, बहुत तेज से लाउड स्पीकर के बाजा बजा देते हैं, तो दोस्तों इससे जो है ध्वनि प्रदूषण होता है। चलो भैया अगला क्वेश्चन देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसे कहते हैं। बहुत सरल क्वेश्चन है, बहुत कठिन नहीं है बच्चे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बच्चों, जैसे जब एक देश से दूसरे देश से कोई व्यापार होता है तो उसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। जैसे भारत हो गया, भारत अमेरिका हो गया, जापान हो गया, जर्मनी हो गया, ठीक है, वही है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसे कहते हैं? तो किसी देश की भौगोलिक सीमा के बाहर होने वाले व्यापार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। किसी देश की भौगोलिक सीमा के बाहर होने वाले व्यापार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, परिवहन जाल की परिभाषा दीजिए। परिवहन जाल क्या है? चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परिवहन जाल की जो है परिभाषा दीजिए। आइए इसका उत्तर देखेंगे। देखो, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवागमन के लिए अथवा वस्तुओं माल को लाने ले जाने के लिए जिन मार्गों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सम्मिलित रूप से जो है क्या कहा जाता है? परिवहन जाल कहा जाता है। ठीक है भैया, परिवहन जाल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चौथी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि चौथी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो बहुत सरल उत्तर है, देखो चौथी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य स्थिरता के साथ आर्थिक विकास तथा आत्मनिर्भरता की जो है अधिकाधिक प्राप्ति थी। चौथी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य स्थिरता के साथ आर्थिक विकास तथा आत्मनिर्भरता की अधिकाधिक प्राप्ति थी। अगला क्वेश्चन है, वर्षा जल संचयन का उपयोग क्या है। वर्षा जल संचयन का उपयोग क्या है? वर्षा जल का संचयन का उपयोग क्या है? आइए इसको उत्तर हम लोग देखते हैं। देखो, वर्षा जल संचयन के माध्यम से बारिश के पानी को एकत्रित कर इसका भंडारण किया जाता है। बाद में इस जल का उपयोग सिंचाई सहित अन्य घरेलू या बागवानी कार्यों के लिए किया जाता है। इससे जो है बच्चों भूजल स्तर में भी वृद्धि होती है। देखो, वर्षा जल संचयन के माध्यम से बारिश के पानी को एकत्रित कर इसका भंडारण किया जाता है। बाद में इस जल का उपयोग सिंचाई सहित अन्य घरेलू बागवानी कार्यों में के लिए किया जाता है। इससे भूजल स्तर में क्या होती है बच्चों? भू माने तो भूमि जल स्तर में जो है वृद्धि होती है। ठीक है भैया, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। बंजर एवं कृषि योग्य भूमि किसे कहते हैं। देखो, गाँव में लोग सुने होंगे आप, बंजर हो गई है यानी कोई कृषि वगैरह नहीं हो रही है, कुछ फसल नहीं उगाई जा रही है, उससे हम लोग दोस्तों जो है बंजर कहते हैं। गाँव में बंजर एवं कृषि योग्य भूमि किसे कहते हैं। चलिए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। देखो, वह भूमि जो प्रचलित प्रौद्योगिकी की सहायता से किसी कार्यों के लिए नहीं बनाई जा सकती बंजर एवं व्यर्थ भूमि कहलाती है। जैसे बंजर पहाड़ी भूमि, मरुस्थल, देखो बीच में आ गया है, इसको हम थोड़ा काट दे रहे हैं, भूमि कहलाती है। जैसे बंजर पहाड़ी भूमि, मरुस्थल, खंडार होते हैं, खंडार आदि किसी योग्य भूमि का उपयोग किसी कार्यों के लिए जो है किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम बच्चों, लघुत्तरीय प्रश्न है। लघुत्तरीय प्रश्न जो रहेगा वो 4-4 अंकों का रहेगा, कहीं कहीं 6 अंकों का आ जाता है। अगला क्वेश्चन लघुत्तरीय प्रश्न देखेंगे हम लोग जो है, देखो ये हो गया है, मानव भूगोल किस प्रकार अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंधित है। मानव भूगोल किस प्रकार अन्य सामाजिक विज्ञानों से जो है संबंधित है। आइए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। देखो बच्चों, मानव भूगोल की प्रकृति अत्यधिक अंतर विषयक है। देखो, लघुत्तरीय प्रश्न थोड़ा लंबा जाएगा। मानव भूगोल प्रकृति की अत्यधिक अंतर विषयक
है, क्योंकि इसमें मानव और प्रकृति पर्यावरण के बीच अंतर विषयक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। मानव भूगोल के क्षेत्र में सामाजिक भूगोल, नगरीय भूगोल, जनसंख्या भूगोल, आवास भूगोल तथा आर्थिक भूगोल शामिल हैं। इनका संबंध सामाजिक विज्ञान के सहयोगी विषयों जैसे मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, इतिहास, महामारी विज्ञान, अर्थशास्त्र आदि से है। इस प्रकार स्पष्ट है कि मानव भूगोल अन्य सामाजिक विज्ञानों से जो है घनिष्ठ रूप से संबंधित है। ये क्वेश्चन बहुत सरल है बच्चों, आप अपने मन से जो है लिख सकते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे। झूम कृषि का वर्णन कीजिए। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 17 है, झूम कृषि का जो है वर्णन कीजिए। झूम कृषि का वर्णन कीजिए एवं इसकी विशेषताएं बताइए। आइए इसके उत्तर हम लोग देखते हैं। झूम कृषि का वर्णन कीजिए एवं इसकी जो है विशेषताएं बताइए। चलिए इसका उत्तर हम लोग बच्चों देखते हैं। देखो झूम, यहाँ झूठ है, झूम होना चाहिए। झूम कृषि को स्थानांतरणशील या अस्थायी कृषि भी कहा जाता है। इस प्रकार की कृषि में किसान जंगलों को साफ करके 2-3 वर्ष तक जो है वहाँ खेती करते हैं। जब वहाँ का उपजाऊपन समाप्त हो जाता है तो किसान उस भूमि को छोड़कर दूसरी जगह के वनों में चले जाते हैं। देखो बहुत एक क्वेश्चन बहुत पूछता है परीक्षाओं में, झूम कृषि का वर्णन कीजिए एवं इसकी विशेषताएं बताइए। तो बच्चों ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंस है। देखो झूम कृषि को स्थानांतरणशील या अस्थायी कृषि भी कहा जाता है। इस प्रकार कृषि में किसान जंगलों को साफ करके 2-3 वर्ष तक वहाँ खेती करते हैं। जब वहाँ का उपजाऊपन समाप्त हो जाता है तो किसान उस भूमि को छोड़कर दूसरी जगह के वनों में जो है चले जाते हैं। इस कृषि के तहत किसान ज्वार, बाजरा, मक्का, धान आदि फसल उगाते हैं। झूम कृषि की विशेषताएं, अब हम लोग हेडिंग डालेंगे बच्चों, झूम कृषि की विशेषताएं। देखो झूम कृषि की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। जब निम्नलिखित आ जाए तो नंबर 1, देखो इसमें वनों में वृक्षों को साफ करके प्राप्त भूमि पर जो है कृषि कार्य किया जाता है। नंबर 2, इस प्रकार खेती में मोटे अनाज ही जो है उगाए जाते हैं। नंबर 3, यह कृषि करने का सबसे पुराना तरीका है। नंबर 4, इस प्रकार कृषि में आधुनिक कृषि उपकरणों का जो है उपयोग नहीं होता है। नंबर 5, इस प्रकार कृषि मुख्य रूप से उत्तर पूर्वी भारत तथा अमेजन बेसिन क्षेत्रों में होती है। चलो बच्चों हम लोग दीर्घोत्तरीय प्रश्नों को जो है देखेंगे। दीर्घोत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे हम लोग। देखो दीर्घोत्तरीय प्रश्न जो बच्चों रहेगा वो जो है 6 अंकों का रहेगा। कितने अंकों का रहता है? 6 अंकों का दीर्घोत्तरीय प्रश्न रहेगा। देखो बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं दीर्घोत्तरीय प्रश्न, बहुत कठिन नहीं होंगे। आप एक बार पढ़ लेंगे, हमने सब प्ले लिस्ट पे आपको मिल जाएगा। कक्षा 12 भूगोल के नाम प्ले लिस्ट बनाई गई है, वहाँ आपको मिल जाएगा। मानव भूगोल के विषय क्षेत्र पर जो है टिप्पणी लिखी थी। क्वेश्चन भी है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई वर्षों में पूछा जा रहा है। विश्व में उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों का जो है वर्णन कीजिए। उसके बाद में है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के इतिहास को संक्षेप में समझाइए। तो अंतर्राष्ट्रीय भाई हमने बताया बच्चों, जब एक देश से दूसरे देश को, क्योंकि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है बच्चों बहुत पुराना है। पहले हम लोग का व्यापार जो है ईरान, इराक, अफगानिस्तान यानी कई प्राचीन काल से ही जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हुआ करते थे। पहले भी होते थे, आज भी जो है हम लोग को के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होते हैं, यानी एक देश से दूसरे देश से व्यापार होते हैं। तो बच्चों जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन दीर्घोत्तरीय प्रश्न रहेंगे वो कठिन नहीं रहेंगे, आप अपने मन से भी जो है लिख सकते हैं। तो बच्चों ये था मॉडल पेपर कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए भूगोल का। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।